न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले उन बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो हम इन 45 मिनट में बात करेंगे। टॉप 5 खबरें क्या कुछ रहेंगी वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेशनल जो न्यूज आज की और पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है वो है संसद। और आज एक बार फिर से सांसदों द्वारा संसद के अंदर हंगामे के आसार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और संसद के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में भी आज हंगामा देखने को मिल सकता है। आज दूसरा दिन है, कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे बिहार के एसआईआर के मुद्दे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई देखने को मिलेगी। क्या कुछ कंक्लूजन, क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही श्रीनगर में आज 8 ठिकानों पर एसआई ने छापेमारी की है। किन मामलों को लेकर ये छापेमारी हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये तमाम चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। तो बिल्कुल अब बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पर देश के कई ऐसे राज्य हैं और ऑलमोस्ट सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लोग प्रभावित हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रही है और कई ऐसी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। तो ये थी बड़ी 5 खबरें जिन पर कि आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की इस वक्त की एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर संसद से जुड़ी है, क्योंकि आज फिर संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज विपक्ष फिर से हंगामा कर सकता है, और कल भी जोरदार हंगामा हुआ था संसद के अंदर। फिर उसके बाद संसद के बाहर भी इलेक्शन कमीशन तक विपक्ष ने एक प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला, लेकिन उस मार्च के बाद 3 या 4 बड़े नेताओं को कल डिटेन भी किया था, उसके बाद छोड़ा भी। लेकिन शिफन, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जहां संसद एक मंदिर होता है, एक प्रांगण होता है जहां पर चर्चा होती है, जहां पर लोगों के आम मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से लोकसभा के अंदर मात्र और मात्र हंगामा हो रहा है। 2 दिन की चर्चा हुई है, लेकिन आज 17वां दिन है, लेकिन आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आज भी विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है संसद के अंदर, और ये भी विपक्ष ने योजना बनाई है कि आज फिर से इस पर प्रदर्शन या प्रोटेस्ट जो है वो निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधी लोकसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 3 मिनट हो चुके हैं कार्रवाई शुरू हुए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें लोकसभा से। तो बिल्कुल आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र जो है उसकी ज्यादातर कार्रवाई हंगामे की भेंट में चढ़ी है। विपक्ष के मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण, कथित वोट चोरी जैसे अलग अलग ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आज भी संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार है। फिलहाल अभी मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है। और 11 बजे वंचित है अध्यक्ष जी, उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या विशेष कदम या कार्य योजना अपनाई जा रही है। Sir, the government of India, ever since Modi ji has taken the seat, we went systematically for allocating houses for the entire rural community who deserve it, sir. Based on 2011 socio-economic caste census data and 2018 Awas Plus survey, we have given 3 crore houses, sir. And again, 2024 survey, another 2 crore houses have been sanctioned by the cabinet, sir. Total 5 crore houses have been given by the cabinet under Modi ji government. Out of those 5 crore houses, 4.12 crore houses have already been allocated to respective states. Out of those approximately 3.8 crore houses have already been given to the states. Out of those 2.9 crore houses have been constructed, sir. The government of India, if you look at it over the last 10 years, sir, we have given
10 years, the central share released was 2.71 lakh crore, sir, compared to 2013 and 14, the 10 years of UPA government, only 66,000 crores was given, sir. So we are working on giving these houses on a saturation mode by converging every possible government scheme, sir. The 2024 AWA survey has two unique features, sir. Number one, it has eKYC, sir. This is anybody can stand in their land and take a photograph, and this based on this photograph, complete Aadhaar authentication, eKYC authentication, self-registration is possible, sir. This is the first time in India that no eligible candidate has been withheld of a deserving house, sir. Anybody, doesn't have to be the state governments, an individual can self-register, and we have plenty of houses to be given. So I request all the states and officials to take self-registration and survey and participate, sir. And we are happy to give as many. अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज मानसून सत्र का ये दूसरा दिन है और मानसून सत्र का ये दूसरा दिन एक बार फिर से निर्णायक मोड पर है। वो इसलिए क्योंकि कल विपक्ष ने वहां पर भी जोरदार हंगामा किया था और ऐसे में लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखना भी जरूरी है कि आज विपक्ष का क्या वहां पर मोटिव रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा और किस रवैये के साथ विपक्ष इस विधानसभा के दूसरे दिन में उतरेगी। बहरहाल ये बहुत छोटा मानसून सत्र उत्तर प्रदेश में निर्धारित किया गया है, मात्र 4 से 5 दिन का ये सत्र चलेगा, लेकिन कल पहला दिन ही हंगामे की भेंट ये पूरा सत्र चढ़ चुका है और आज दूसरे दिन भी पहले से ही ये योजना विपक्ष ने तैयार कर ली है कि आज फिर किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करना है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बात उठ सकती है, उसके अलावा बिजली को लेकर वहां पर बात उठ सकती है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ऑलरेडी वहां पर विपक्ष के बीच में चर्चा हो चुकी है। तो बिल्कुल अभी आपको कुछ ही देर में तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आज भी विपक्ष का भारी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। आसार पहले से ही जताए गए हैं और मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कई मुद्दों को लेकर सरकार जो है विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है, लोगों के मुद्दे हैं या फिर कोई उनका निजी भी कुछ ये रणनीति हो सकती है, लेकिन इसको लेकर आज हंगामेदार सत्र एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। विधानसभा के अंदर एक बार फिर से जो आवाजें हैं जोर जोर से वो सुनाई दे सकती हैं। कल भी सपा के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की थी और भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई थी। सपा पार्टी के विधायक लगातार बेल पर प्रदर्शन कर रहे थे और आपको ये भी बता दें कि हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। सरकार द्वारा लाए गए सभी विधेयक सदन में पेश किए गए, लेकिन इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि आज का यह हंगामेदार सत्र किस तरीके का रहेगा वो भी आपको बताएंगे। क्या हंगामा देखने को मिलेगा या फिर नहीं, क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो चुकी है और 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। देखिए अभी 11:09 हो रहे हैं, 9 मिनट तक ये कार्रवाई चली, लेकिन विपक्ष ने इतना जोरदार हंगामा कर डाला कि एक बार फिर से एक और घंटे के लिए 12 बजे तक कार्रवाई जो है वो स्थगित हो चुकी है लोकसभा की। शीतल, बिल्कुल छिपन, यूं कह सकते हैं कि ये एक परंपरा बन चुकी है विपक्ष की और आते ही हंगामा करना है। और 2 दिन जिन दिन चर्चा हुई थी उस समय भी पहले हंगामा हुआ था, उसके बाद जरूर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से एक नैरेटिव के तौर पर, एक एजेंडा के तौर पर विपक्ष जो है वो लोकसभा में हंगामा कर रहा है, चर्चा होने नहीं दे रहा है। आज भी आपने देखा जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, इस कार्यवाही के ठीक 7 से 8 मिनट के बाद इस लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि नुकसान तो है ही है, आर्थिक रूप से प्रभाव तो पड़ ही रहा है, नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा समय का भी नुकसान हो रहा है। और जो सरकार ने एक ब्लूप्रिंट इस पूरे सत्र को लेकर तैयार किया था, उस ब्लूप्रिंट का आकार पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उसमें जो बिल पेश करने थे या जो भी चीजें वहां पर लानी थी, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिस पर सरकार की जवाबदेही होती, विपक्ष सवाल करता, लेकिन वो तमाम चीजें बिगड़ गई हैं और सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, इसका राजनीतिक मुद्दा इस वक्त बनता जा रहा है। बिहार में चुनाव भी है, ऐसे में अब आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये किस दिशा में जा रहा है।
तो बिल्कुल इसी बीच में दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का अगर हम रुख करेंगे तो वहां पर आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कुल 4 दिन ये मानसून सत्र चलने वाला है, यानी कि आज दूसरा दिन और 2 दिन और रह चुके हैं। पहला दिन ही हंगामेदार देखने को मिला। ये पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई और यूपी विधानसभा की कार्रवाई अभी फिलहाल शुरू हो चुकी है। आज क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी वहां की वो भी आपको बताएंगे। क्या हंगामे होंगे या फिर स्मूथली ये कार्रवाई चलेगी, या फिर किन मुद्दों को लेकर हंगामा होगा, कौन कौन से बड़े मुद्दे यहाँ पर पटल पर रखे जाएंगे जिन पर चर्चाएं होंगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आसार यही है, पहले से ही ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हंगामेदार सत्र हो सकता है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप यूपी विधानसभा से देखिए। ये सदन चलाने की जिम्मेवारी सभी की है। बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जिसके ऊपर चर्चा हो सकती थी। मेरे द्वारा कई बार माननीय प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों से कई बार कहा गया कि आप सभी अपनी बात कहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर की बात करी, बाढ़ की बात करी, बिजली की बात करी। मैंने कहा मैं पूरा अवसर दूंगा, आप चलिए बात करिए। शायद उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, वो नहीं गए। आज विधानसभा अध्यक्ष जी, आपने पिछली बार एक बड़ा नियम बनाया था कि विधानसभा परिसर में कोई मसाला नहीं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संग्राम यादव जी हमारे साथ हैं। सदन का ना चलने का इल्जाम सत्तापक्ष लगा रही समाजवादी पार्टी के विधायकों पे। आप पे बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ का किसान, नौजवान, व्यापारी, मुसलमान भाई, समाज का हर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। कल हमने उनके 2022 के जो संकल्प पत्र है पढ़ा है, उसमें जो उन्होंने वादा किया था एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे सिंचाई के लिए, बेटियों को स्कूटी देंगे स्कूल जाने के लिए, हम टैबलेट स्मार्टफोन की जगह लैपटॉप लाएंगे। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम विश्व स्तर का विश्वविद्यालय लाएंगे, विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं लाएंगे। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उल्टे ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ राम की धरती है, कृष्ण की धरती है और साक्षात शिव और पार्वती का निवास है, बाबा विश्वनाथ की धरती है। अलामा शिबली नोमाली, कैफी, पंडित राहुल सिंह कित्यान, बहुत से लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदिरालय की दुकानें खुल रही हैं और जो पाठशालाएं हैं वो बंद की जा रही हैं। इससे बड़ा विफलता और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए क्या हो सकता है। विजन पे काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आगे वाले विजन पे पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करने दे रही है समाजवादी पार्टी के विधायक। उनका विजन जो उन्होंने 22 में लाया, जो 17 में लाया, उनका विजन हम आपको आज शाम तक प्रस्तुत करेंगे। अगर उस विजन को आधा भी वो पूरा कर पाए हों, एक टुक्का भी उस पर काम कर पाए हों, तो विजन डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा करें। और आपको याद दिलाऊं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता 5 साल के लिए अवसर देती है। उन 5 सालों में आपने क्या किया? क्या आपने उसको पूरा किया जो जनता से वादा किया था? अगर आपने पूरा नहीं किया तो आप फिर क्यों लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का विजन शून्य है। मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं कि जिस प्रयागराज को विश्व स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था, आज उस प्रयागराज से जो एक हफ्ता पहले तस्वीरें आई कि उनके थाने, नगर निगम, ऑफिसें, मोहल्ले सब डूब गए, और वो प्रयागराज जहां हजारों हजार करोड़ खर्च करके स्मार्ट सिटी बनाने का कहे विश्व स्तरीय, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता कि गंदे नाले के पानी लोगों के घरों में घुस गए, बच्चों की सेहत, बच्चों की पढ़ाई। तो बीजेपी कुछ है, उनका कुछ किया ही नहीं, लूट लिया पूरे बजट को। तो इन सब सवालों से बचने के लिए वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे जनता गुमराह हो जाए। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। 2027 में आपको यकीन दिलाता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की एकजुटता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का द्वार खोलेगी। दो अहम सवाल है, बस उसके आपको सहमत तमाम करेंगे। ये बताइए कि चुनाव आयोग पे जो मुसलसल इल्जामात दो नौजवान उत्तर प्रदेश के लगा रहे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बहुत वर्षों के बाद फील्ड पे नजर आए, जैसे लग रहा है वो बहुत एग्रेशन में है, अब मैदान में धरना प्रदर्शन करने का पूरा इरादा कर लिया। अखिलेश जी इस समय देश के नेता,
क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते जो विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था, और जो उन्होंने पीडीए की एकजुटता की बात की थी, और लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी चोरी का इल्जाम लग रहा है, आप उससे सहमत हैं? एक लंबी बढ़त ले। अरे ये तो आयोग आपने खुद मिल्कीपुर में देखा, कुदरकी में देखा, कितनी गुंडई के साथ हमारे मतों को रोका गया। पुलिस का इंस्पेक्टर की तनी हुई रिवॉल्वर आप सबके सामने आई। तो ये सवाल बड़ा सवाल है। उस सवाल को लेकर के आज न्यूयॉर्क टाइम्स में लॉ मेकर सड़कों पर। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां पर इस वक्त कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आइए आपको सीधे दिखाते हैं। जो निर्धारित मानक है कि जो मिट्टी के घरों में, कच्चे घरों में रहते हैं उनको ही दिया जाता है। कच्चे घरों में कौन रहता है? कच्चे घरों में असहाय और दुर्बल लोग ही रहते हैं, और उनको ही ये योजना देने के लिए बनाई गई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 18,25,000 सेल्फ सर्वे हुआ है। सेल्फ सर्वे मतलब लोगों ने सेल्फी ले करके और सर्वे ऑनलाइन भरा है अपने मोबाइल से कि हमको ये आवास मिलना चाहिए। और दूसरा असिस्टेंट सर्वे हुआ है 39,48,000, जो विभाग द्वारा घर घर पे जा करके चेक किया जा रहा है एक एक लोगों को। अर्थात कुल 57,73,000 लोगों का अब तक सर्वे हो चुका है और ये सत्यापन का कार्य चल रहा है। 6 महीने के अंतराल में हम आवास को जो है आवंटित करना शुरू कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा देने वाला आवास बना है। प्रदेश या नंबर 1 प्रदेश बना है, ये मुख्यमंत्री जी के उसमें बना है उत्तर प्रदेश। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि एक जो सवाल आपने पूछा है कि जो पिछला हमने दिया है कि नहीं अनुपूरक में, पिछला 99% आवास सबको कंप्लीट दे दिया गया। 1-2 अगर किसी कारण से विवादित है कि कहीं जमीन के कारण से या किसी झगड़े के कारण से, उसको भी समिति बना करके सुलझा करके उनको भी देने का कार्य हो रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री पंकज पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, बेसिक विद्यालय में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया देखने से ये पता लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो इन्होंने डाटा दिया है छात्र नामांकन का, वो 1,04,93,389 छात्र का नामांकन हुआ है। उसके सापेक्ष जो कार्यरत अध्यापक हैं वो 3,38,590 है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसको 30:1 के अनुपात से देखा जाए तो आज भी करीब 11,202 अध्यापकों की कमी। तो आप सीधे उत्तर प्रदेश के विधानसभा से कार्रवाई देख रहे थे। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, बात होगी बिहार के SIR के मुद्दे को लेकर, जो कि सदन से लेकर विधानसभा या फिर सड़कों तक या फिर सोशल मीडिया तक ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। और अब ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज इस मुद्दे को लेकर SIR के इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि बिहार में SIR कराने पर विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। बिल्कुल शिफन, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण SIR की नज़र से, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पर जोरदार हंगामा और विपक्ष ने बहुत हल्ला बोल किया है। उन्होंने कहा है कि SIR की जो प्रक्रिया बिहार में हुई है ये सही ढंग से नहीं हुई है, इसमें बहुत सारा घपला हुआ है, वोट कटिंग हुई है, वोट एडिंग हुई है, यानी इसमें जोड़े भी गए हैं, काटे भी गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ये तर्क दिया है कि इसमें 65 लाख ऐसे वोट काटे गए हैं जो या तो किसी कारणवश बिहार के बाहर परमानेंटली जा चुके हैं, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर वो 2 जगह पर रजिस्टर्ड है। इस बीच पहले तेजस्वी यादव को लेकर 2 एपिक नंबर आए, उससे भी मामला गर्मा गया। उसके बाद डिप्टी CM जो इस वक्त वर्तमान में, उनको लेकर भी मामला जो है वो गर्मा गया। अब राहुल गांधी के मुख्य आरोप क्या हैं वो आपको जरा बताते हैं। वोट चोरी और व्यापक चुनावी घपले,
इसके साथ साथ कर्नाटक बेंगलुरु सेंट्रल महादेवपुरा को लेकर भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल, इसी बीच में वोट चोरी और व्यापक चुनावी घपले कर्नाटक, बेंगलुरु सेंट्रल और महादेवपुरा को लेकर भी कई तरीके की बातें जो हैं, कई तरीके के सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं। मिस्ट्री वोटर्स और डेटा की अपारदर्शिता और साथ साथ लोकतंत्र की स्वाधीनता पर प्रश्न राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि मिस्ट्री वोटर्स और डेटा की पारदर्शिता, लोकतंत्र की स्वाधीनता पर प्रश्न जो है वो राहुल गांधी ने उठाया। बीजेपी से मिली भगत की गई है, ये भी राहुल गांधी द्वारा कहा गया। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ये कई वो बड़े मुख्य आरोप हैं जो कि राहुल गांधी ने लगाए। बिल्कुल, देखिए अब ये बड़ा इशू बन गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा पर भी सवाल उठाए उन्होंने। महाराष्ट्र पर भी सवाल उठाए थे कि भाई 40 से ज्यादा लाख वोट इसमें जोड़े गए हैं और अचानक लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंतराल के बीच इन वोटर्स को जोड़ा गया है। अचानक मतदान प्रतिशत में उछाल देखने को मिला, ये भी उन्होंने कहा था। इसी बीच में हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, ये भी राहुल गांधी ने साफ तौर से ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन पर और सरकार पर आरोप लगाए। बिल्कुल, आपको याद होगा हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस के हित में आए थे, लेकिन उसके बाद उल्टा हुआ। बीजेपी की वहां पर सरकार बनी और कांग्रेस ने कहा कि भाई गड़बड़ है। हकीकत यह है कि वो बात नहीं कर सकते, सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट की है। हम एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं, ये राहुल गांधी ने उन्होंने कहा है, जो कांग्रेस के नेता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है कि मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए वो लगातार काम करता है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने बचाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है कि भाई अगर आपके पास कोई तर्क है तो लाइए, नहीं तो आप लीगल दरवाजा खटखटाइए और वहां पर जाके कहिए कि हम ऐसे ऐसे गड़बड़ है। फिर लोगों के बीच इस नैरेटिव को गढ़ना कितना उचित है। ताबिश कबाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ताबिश, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े आरोप जो है वो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं। वहीं पर सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई, चाहे विधानसभा चुनाव हो अलग अलग राज्यों के या फिर लोकसभा चुनाव हो। हर तरीके के जो धांधली के आरोप है वो राहुल गांधी द्वारा लगाए गए। क्या कुछ मुख्य आरोप है, एक एक कर उन पर प्रकाश डालिएगा और सरकार कैसे इसको अपनी तरफ से पक्ष रखने की कोशिश कर रही है वो भी बताइएगा। देखिए, कल से लगातार हंगामा देख रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा है और हंगामे की सबसे बड़ी वजह है चुनाव आयोग। राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग और तमाम जो एजेंसियां हैं वो दिन रात काम कर रही है। जो आंकड़ा उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का दिया है, उस आंकड़े के मुताबिक अगर चुनाव आयोग आंकड़ा इस तरह से प्रोवाइड कराता है तो हम देश की जनता को ये बताएंगे कि किस तरह से चुनाव में धांधली की गई है। अब लगातार जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ जो आरोप है वो बहुत अहम है। जिसमें अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है, पहला को। दूसरा कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ आए थे। बीजेपी को ये समझना होगा कि अगर आप कोई काम इस तरह से कर रहे हैं तो कम से कम उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। ताबिश, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और आज सबकी नजरें होंगी इस पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद क्या फैसला देगा। क्या आज ही फैसला आएगा या कुछ दिनों के बाद इस फैसले को सुनाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में इस तरह की बातें उठना, इस तरह के सवाल उठना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं, एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि देश की जनता को राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे मामले की कुछ देर के बाद सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग जिस मामले को लेकर के हलफनामा दे करके गया था, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि राहुल गांधी या जो विपक्ष के आरोप है वो निराधार है। बिहार के अंदर एसआईआर के मुद्दे पर अपोजिशन का कहना ये है कि लगातार वहां पर इस तरह का काम किया जा रहा है। चलिए ताबिश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के बाद
क्या फैसला देता है, आज फैसला आएगा या नहीं, या फिर कुछ दिनों के लिए इसको बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको लेकर आज जो वो कुछ बैठक भी करने वाले हैं और इसके अलावा विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और सांसदों से भी, उनकी कुछ मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम के आज कई कार्यक्रम हैं और इसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले ही तिरंगा यात्रा को हरी झंडी भी दिखा दी है। तिरंगा यात्रा में करीब 60 के आसपास लोग शामिल थे। जो यात्रा कश्मीर के लिए रवाना कर दी गई है, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ HPWPC बैठक की सीएम की आज अध्यक्षता भी करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे विधायकों से मिलेंगे और 5 बजे अपने जो उनके जो मंत्रालय में साथी हैं, उनके साथ भी आज 5 बजे मुलाकात होने जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि हरियाणा से ये बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम के आज कई कार्यक्रम है। लगातार हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो एक्शन मोड में है और बैठक की अध्यक्षता की जाएगी सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा। आज पूरा दिन अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर वो पहुंचेंगे और शिरकत करेंगे। बाकी के विधायकों से मुलाकात भी करेंगे, मंत्रिमंडल के साथ बातचीत करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरीके से निर्धारित की जाए, जनहित में कार्य कैसे किए जाए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे लोग इसको लेकर फायदा ले पाए। तो ये एक एक कर बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में युवा हो, किसान हो या फिर महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति तक हर एक जो यहाँ पर योजना है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर कि SIA की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो आपको बताते चले कि श्रीनगर में 8 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर SIA की रेड और पुलिस भी उनके साथ मौजूद है। आपको बता दें कि नर्स सरला भट्ट से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला है। आतंकियों ने गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी थी और यासिन मलिक के घर पर भी छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग 8 ठिकाने हैं जहां पर कि पुलिस और SIA की तरफ से रेड लगातार जारी है। बिल्कुल शिफन, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। साल 1990 का था। 27 वर्षीय ये सरला, जो कश्मीरी पंडित बताई जा रही, उनके रेप करके उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 1990 से ये केस आज तक चला आ रहा है। आज इसी संदर्भ में SIA ने एक ताबड़तोड़ छापेमारी कश्मीर के 8 अलग अलग इलाकों में की हुई है। ये SIA ने बड़ी रेड की है। हालांकि अभी तक क्या कुछ पाया गया है, लेकिन बड़ी बात ये है, ये 1990 का पूरा मामला जो काफ़ी सालों से अटकता हुआ और लटकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस मामले को फिर से उजागर कर एक नई दिशा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यासिन मलिक, जो एक चर्चाओं वाला नाम रहा है, कश्मीर से जुड़ा हुआ नाम, उनके घर पे छापेमारी हुई है। कश्मीरी पंडित नर्स की हत्या का पूरा मामला, और इसी मामले में फिलहाल ये छापेमारी आज SIA ने की है। और इस छापेमारी के बाद क्या उनके हाथ में लगेगा, क्या सबूत मिलेंगे या कुछ और चीज़ें उनके हाथ में मिलने की संभावना है, ये देखना होगा जब छापेमारी पूरी होगी और उसके बाद कोई आधिकारिक तौर पर बयान या कोई भी पुष्टि इस एजेंसी की तरफ से सामने आएगी। शिफा, तो बिल्कुल आपको बता दें कि 8 अलग अलग ठिकाने हैं। 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या की गई थी, लेकिन उससे पहले गैंगरेप और ये निर्मम हत्या इस एक 27 वर्षीय महिला का किया गया। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इमरान, 8 अलग अलग जगहों पर इस गैंगरेप और फिर मर्डर को लेकर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। SIA अलग से और पुलिस की टीम भी एकजुट होकर संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। कौन कौन सी पर्टिकुलर जगहें हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि यासिन मलिक, जिनको लेकर कल भी एक अपडेट आया था, आज उन्हीं के घर पर भी छापेमार कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये बहुत ही पुराना केस है। जिस तरह से आपने भी कहा कि 1990s का एक केस है, जिसको आप बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 27 सालों के बाद बोला जा रहा है। हालांकि लास्ट ईयर इस केस को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA को सौंपा गया था, और इस सिलसिले में आज SIA ने श्रीनगर की तकरीबन 8 अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर छापामार कार्रवाई की है, जिनमें मैसूमा इलाका शामिल है, भटमालो, इसी तरीके से नवा कदल, आचार सौरा और जैना कदल शामिल है। बहुत सारे ऐसे इलाके, तकरीबन 8 लोकेशंस अलग अलग जगहों पर, जहाँ पे आज सुबह SIA ने पुलिस और CRPF के अमले के साथ ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। और 18 अप्रैल 1990 का ये केस है, जब उस वक्त एक कश्मीरी पंडित सारला भट्ट, जिन्हें उस वक्त
अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स ने मारा था। हालांकि वो उस वक्त सिक्किम सोरा के हबा खातून हॉस्टल में थी और उन्हें अगवा किया गया था और अगले दिन उनकी लाश इलाही बाग में मिली थी। और उस वक्त ये बताया गया था कि ये लिबरेशन फ्रंट के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इसको मारा था। लेकिन इस केस की जो है तहकीकात फिर गुज़िश्ता साल एसआई को सौंपी गई और एसआई के ने इस केस को हैंड ओवर करने के बाद तहकीकात शुरू की और आज बाज़ाब्ता तौर पर बड़े पैमाने पर श्रीनगर शहर के अंदर इसकी जो है छापामार कार्रवाई और बड़े पैमाने पर तहकीकात इस वक्त जारी है। और लेकिन ये है कि इमरान, ये छापेमारी सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना केस है और कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आज की जो छापेमारी होगी उससे क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं और अब ये केस किस दिशा में आगे जाने वाला है? देखिए, जैसे आपने खुद भी कहा कि ये एक पुराना केस है और एसआई जिस तरीके से इसकी तहकीकात कर रहा है और एसआई चूंकि एक प्रोफेशनल एजेंसी है और हर चीज़ को देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। और जैसे मैंने कहा, कुछ इतलात है कि कुछ शवाहिद या एविडेंसेस भी हासिल किए गए हैं और अभी ऑन गोइंग ये इन्वेस्टिगेशन है और मजीद इंतजार करना पड़ेगा कि क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या कुछ डिवाइसेस जो है उनको रिकवर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। इमरान नाई को हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल ये सिर्फ एक छापेमारी नहीं है, बल्कि ये उस केस की गुत्थी है जिसको खोलने की और सुलझाने की कोशिश आगे की जा सकती है। देखना होगा अब इस छापेमारी के बाद क्या कुछ पाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी एक और बड़ी खबर की और ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते इस वक्त कई राज्यों में इस वक्त हुंकार मचा हुआ है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ये चाहे वो पूरा मैदानी राज्य हो या फिर उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, हर जगह बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कई नावों का सहारा लिया जा रहा है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए और कहीं घर टूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो घरों में घुसा हुआ है क्योंकि जो नदियाँ हैं उनका जलस्तर बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली इससे अछूती नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो रही है जिस वजह से वहां पर जाम की समस्या, पानी भरा हुआ, पानी की निकासी न होने की वजह से सड़कों में पानी भर जाता है और घरों तक भी घुस जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं, ये बहुत ही दहशत करने वाली तस्वीरें निकलकर भी सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल ये अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर चाहे लोगों के घर है, मकान है, कई सालों की जमा पूंजी से एक व्यक्ति जो है वो घर बनाता है, लेकिन बारिश ने एकदम से इस तरीके की हालात जो है वो खड़े कर दी है। स्थिति जो है बेहद ज़्यादा ख़राब है। लोगों की छत टपक रही है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर लोगों के निजी मकान हो या फिर स्कूल है या फिर अलग अलग जगह है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, भूस्खलन हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई ऐसे चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, चाहे लिंक रोड्स हैं या फिर बाकी के रोड्स हैं, वो इस टाइम पर बंद पड़े हुए हैं। बड़े बड़े बोल्डर्स, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड हुई है और रास्ते फिलहाल बंद है। लेकिन दूसरी तरफ जो जलस्तर है वो सभी नदी नालों का बढ़ चुका है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, बिहार और मैदानी जो क्षेत्र है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात जो है वो देखे जा रहे हैं। सिर्फ हालात ही नहीं, बाढ़ कुछ इलाकों में आ चुकी है। कई ऐसी जगह हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमने धराली से तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बाधा आ रही है। लेकिन वहीं पर देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारी बारिश हो रही है। इसाक है 2014 में भी ये रोड की वजह से हमारे मकान डैमेज हुए थे। दोबारा हम गरीब आदमी है, दोबारा बनाए थे। फिर रोड वालों ने रोड जब शुरू की उन्होंने ढंगे नहीं लगाए, हमारे मकान फिर 3 मकान हमारे दोबारा डैमेज हो चुके हैं। रात के 1 बजे से लेकर यहाँ इस टाइम तक हम सामान थोड़ा बहुत निकाला है। हमारे बाल बच्चे खजल हैं। हमारे लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा अभी तक आया नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी ऑफिस से ये अपील की जाए कि जाती है कि मौका मुलाजा किया जाए और हमारी मदद की जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से ही जम्मू में तेज बारिश देखने को मिल रही है, जहाँ पे नदी नालों का
जलस्तर बढ़ चुका है और इस समय तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करीबन इस समय की बात करें तो अभी जो है वो 9 फीट ये जलस्तर जो है वो बताया जा रहा है और इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, सतर्कता बरतें, क्योंकि घटना जो है वो पेश आ सकती है। और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये बताया गया है कि आज ज्यादा से ज्यादा जो है वो बारिश बताई गई है, अलग अलग जिला बताए गए हैं। चलिए, हमारे साथ चमन शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं संवाददाता शिमला से। चमन, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल, अभी कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं और कुछ मैदानी इलाके भी हिमाचल में हैं, क्या कुछ स्थिति है वहाँ की और अभी आने वाले दिनों में क्या कुछ अनुमान जताया गया है मौसम को लेकर? जी, हिमाचल में भारी बरसात का दौर जारी है। अभी भी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। लेकिन एक तरफ से जिस इलाके में, यहाँ मंडी के इलाके में जो एक तबाही आई थी, उसको लेकर हिमाचल सरकार बार बार वहाँ हर एक मंत्री को भेज रही है। आज वहाँ माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वहाँ लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी भारी बरसात का दौर जारी है, लोग सहमे हुए हैं। इतने लोग घर बेघर हो चुके हैं जो अब सहमे हुए हैं, लेकिन सरकार अपना प्रयत्न कर रही है। लेकिन फिर भी भारी बरसात के कारण लोगों का जीना दुर्लभ है। यहाँ रामपुर की बात की जाए तो रामपुर के साथ के अन्य नदियां भी उफान पे हैं, जिससे लोग नदी नालों से दूर अपने रिश्तेदारों में चले गए हुए, कई बेघर हो गए हुए, जिन्होंने अपने अब सोचने को मजबूर है कि वो आगे जिंदगी में क्या करेंगे। लेकिन सरकार जितना आश्वासन दे रही है वो बिल्कुल उस चीज से नाखुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके भी आ रहे हैं जहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ तक सरकार नहीं पहुंची, लेकिन अभी भी लोगों का दुख दर्द जो है बना हुआ है। चमन, जरा बताइए, जो नेशनल हाईवे थी वो भी बंद हुई थी, कहीं पुल भी धंसे हुए थे, पुलों पर दरारें आई थी, क्या उन पर निगरानी हो रही है? नेशनल हाईवे की क्या अपडेट है? क्या अभी वहां पर यातायात चालू है? चंडीगढ़ दिल्ली मनाली का जो रूट है वहाँ बार बार स्लाइडिंग आ रहे हैं। आधे घंटे के लिए खुलता है तो 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है। वैसे ही चंडीगढ़ शिमला रोड है, वो भी बार बार बंद हो रहा है। एक लाइन लग रही है, जैसे जो 5 घंटे का रास्ता है वो 11 घंटे में क्रॉस हो रहा है, जो 1 घंटे का है वो 3 घंटे लग रहे हैं। पर्यटकों की क्या वहां पर स्थिति है चमन? क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा इलाका है, खास तौर पर शिमला, जो पर्यटकों के लिए जाना जाता है। पर्यटकों की क्या स्थिति है? क्या पर्यटक आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उन्हें कैसे निगरानी की जा रही है ताकि कोई बड़ी दिक्कत ना हो? प्रशासन बार बार, कल भी स्थानीय एक अपने पार्षद है, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस की कि जो भी जितने टूरिस्ट है शिमला है, लेकिन टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है, क्योंकि रास्ते बिल्कुल बंद पड़े हुए, और रास्ते खुलते भी है तो कुछ समय के लिए खुलते हैं, लेकिन अगले दिन फिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात भर पूरी, आज भी पिछले रात से भी कंटिन्यू लगातार बारिश होती रही, और अभी भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन सैलानी बहुत कम आ रहे हैं अभी शिमला में। और ठीक है चमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे, और मौसम का कहर लगातार जारी है और मौसम से ही प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार जारी है। बारिश के कारण अभियान में दिक्कतें आ रही हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं, और कई ऐसे लोग हैं जहां पर कि लोग लापता बताए जा रहे हैं, और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा जो है आज प्रभावित बताई जा रही है। मौसम जो है बेहद ज़्यादा खराब है, और इस हेलीकॉप्टर सेवा के प्रभावित होने से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जो लोग वहां पर फंसे थे, जिन्हें कि एयर लिफ्ट किया जाना था, अब उन्हें एयर लिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि एयर सेवा प्रभावित है। वहीं दूसरी तरफ खाने के पैकेट्स है या फिर बाकी ज़रूरी की जो वस्तु है, ज़रूरत का सामान है, वो भी एयरलिफ्ट कर वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, जिसके चलते कि अब इन तमाम चीज़ों में, इन अभियानों के अंदर दिक्कतें पेश आ रही है। बिल्कुल शिफन, अब रेस्क्यू ऑपरेशन इसे कम और सर्च ऑपरेशन ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग लापता हैं उन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा है। उनका कोई अभी पता नहीं लग पाया कि आखिर वो कहाँ हैं। मलबे के नीचे दबे हैं तो कितना नीचे दबे हुए हैं, कहाँ किस तरफ गए हैं, क्योंकि जो दायरा है मलबे का वो बहुत ज़्यादा है। और साथ दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वहाँ तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो भी बंद हो चुके हैं भारी बारिश की वजह से। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था, जिस वजह से वहाँ पर उन उपकरणों को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और हालांकि एयरफोर्स भी वहां पर डटी हुई है, लेकिन बारिश के चलते एयरफोर्स ने भी अपना जो कारवां है वो थोड़ी देर के लिए थमा दिया है,
जो वहां पर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको फिलहाल रोका गया है और वहां पर ग्राउंड पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है और अभी देखना होगा इस पूरे ऑपरेशन को कितना समय लगेगा ताकि जल्द से जल्द उन सभी लापता लोगों को बाहर निकाला जाए। तो चलिए, धनराज गर्ग हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। धनराज, आपसे जानना चाहूँगी, अभी फिलहाल उत्तरकाशी में दिन रात ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि मौसम बेहद ज़्यादा खराब हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही अंदेशा जताया गया है, किस तरीके की बाधाएं आ रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और आज ये भी बताया गया है कि फैसला ये लिया गया है कि एयरलिफ्ट जो किया जा रहा था, यानी कि एयर सेवा, वो प्रभावित रहने वाली है। चॉपर्स आज नहीं चलेंगे, तो कैसी दिक्कतें आएंगी? बिल्कुल शिफन, देखिए मौसम का कहर लगातार उत्तराखंड में बरसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तरकाशी में किस तरीके से जो बाढ़ है वो आई थी, यानी कि बादल फटने के बाद जो हालात थे वो बद से बदतर होते हुए नजर आए। और हमें देखिएगा कि रेस्क्यू अभियान अभी भी धराली के अंदर लगातार जारी है, क्योंकि पिछले कई दिन हो गए हैं, क्योंकि 5 तारीख को ये मामला हुआ था, यानी कि आपदा आई थी और उसके बाद से लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो प्रयास है वहाँ से लोगों को निकालने के किए जा रहे हैं और अभी तक देखा जाए तो 1000 से भी अधिक जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें यात्री भी शामिल हैं। और मैं देखिएगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लापता हैं, जिनका ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि जो उनके परिजन हैं वो कहीं ना कहीं आस खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उनके जो परिजन है वो नहीं मिल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अनहोनी हो सकती है, क्योंकि मलबा इस कदर वहाँ पर जमा हुआ है कि लाखों टन के तादाद में जो मलबा है वो वहाँ पर जमा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर रेस्क्यू अभियान चलाने में जरूर आ रही हैं। और ये देखिएगा कि आज कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से की गई है और तमाम कई जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के कि जिनमें कहीं ना कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जिले ऐसे हैं कि जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं पिछले दिनों की बात करें, यदि पिछले कल की बात करूं तो कल भी आपने देखा होगा कि तस्वीरें बयां कर सकती हैं कि किस तरीके से राजधानी देहरादून के अंदर भी जो जलभराव है। लेकिन धनराज, ये जरा बताइएगा, ये जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही थी इस उत्तरकाशी को लेकर। वो 3 सदस्यीय कमेटी जब फ्रेम होगी तो आंकलन करेगी कि वहां पर कितने लोग हो सकते हैं, पूरा वहां पर घर कितने हैं, एक घर में कितने सदस्य हैं, कितनों का रेस्क्यू हो गया है। उस आधार पर यह पता लगेगा कि इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ये लोग लापता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, उनको लेकर गांव के अंदर कोई जानकारी नहीं होगी और उस जानकारी को कैसे जुटाएगा? क्या वो कमेटी बनाई गई और अगर बनाई गई तो क्या अभी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अपनी नजर वहां पर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देशन पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि वहां का पूरा आकलन करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो नुकसान का आकलन है वो किया जाए, उसके साथ ही जो परिवार वहाँ रहते थे उनका आकलन किया जाए और उसके साथ ही जो पर्यटक वहाँ आए थे और जो अभी तक नहीं मिले हैं उनका भी आकलन किया जाए। तो तमाम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं जो टीम बनी है वो आकलन करने का प्रयास कर रही है और अभी तक देखा गया तो 117 के करीब जो परिवार है वो उस गांव में रहते थे और उनके जो 117 ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग यहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अब क्योंकि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के चलते अलग अलग जगहों में देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, हर एक राज्य, हर एक जिले, हर एक गली नुक्कड़ के अंदर अलग अलग तरीके से तिरंगा यात्रा, कुछ पैदल मार्च, कुछ बाइक रैलियां और कुछ छोटे स्कूली छात्र भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर तस्वीरें श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक पर सीआरपीएफ द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया है। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर ये तिरंगा यात्रा निकालेगी। लेकिन एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कई बड़े चेहरे, सकीना इत्तू जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाएं भी इस तिरंगा यात्रा के अंदर भाग ले रहे हैं जो कि देश के और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ये तिरंगा यात्रा है जारी है और आज जो तस्वीरें कश्मीर से आई हैं ये नए कश्मीर की तस्वीरें हैं और ये बड़े बदलाव की तस्वीरें हैं। बहुत भारी संख्या में वहाँ पर महिलाएं हैं, हाथों में तिरंगा
और दिल में देश को लेकर ये जज्बा और जुनून बताता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। आज स्वतंत्रता दिवस का माहौल है और वो पूरे देश में इस वक्त तिरंगा यात्रा के जरिए मनाया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। मित्रों, राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आवाम में एक नया आत्मविश्वास, एक नया भरोसा आया है। आज वो अपने सामर्थ्य से, अपनी मर्जी से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। तो फिलहाल आपने देखा, ये तस्वीरें आपने कश्मीर की देखी, जहां पर तिरंगा यात्रा आज निकाली गई और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें खुद एलजी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का पिटारा और खबरों का सिलसिला जारी है।